हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप के लॉज ऑफ कॉनिकल कॉम्बिनेशन को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इस थ्योरी में बेसिकली क्या कंसेप्ट दिया गया था। डाल्टन के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जितने भी मैटर होते हैं, चाहे वो आपका एलिमेंट हो, चाहे आपके पास कोई कंपाउंड हो, या चाहे आपके पास कोई मिक्सचर हो, जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं और उन टिनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था कि ऑल मैटर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज नोन एज एटम्स। और इसने क्या कहा था, एक वर्ड का भी इसने यहाँ पे यूज किया, जिस वर्ड को उसने कहा एटोमियो, और इस एटोमियो का मीनिंग होता है इनडिविजिबल। इसका मीनिंग क्या होता है, इनडिविजिबल। और अगर हम इनडिविजिबल के हिंदी मीनिंग को देखें तो इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है जिसको फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड ना किया जा सके। इज दैट क्लियर? तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये था। उस बेसिक कंसेप्ट के बाद इसने सर्टेन कुछ पॉइंट्स हमारे पास दिए और उन पॉइंट्स में हम लोगों ने पढ़ना है कि कौन कौन से पोस्टुलेट्स इसने यहाँ पे बताए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स को, और इसके पोस्टुलेट्स में क्या था वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, और उन टिनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। उन टिनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। फॉर एग्जांपल आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप स्कूल में जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो टीचर्स के हाथ में आप लोग चौक देखते हो, और चौक से लिखते वक्त आप देखते हो कुछ डस्ट के पार्टिकल आपके नीचे गिरते हैं। तो आप वहां से एग्जांपल ले सकते हो कि वो जो डस्ट के पार्टिकल हैं, उन डस्ट के पार्टिकल से वो चौक बना हुआ है। इसी प्रकार से हमारे पास जो मैटर होता है वो भी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। तो पहला पोस्टुलेट था इसका ये। दूसरा जो हमारे पास पोस्टुलेट आता है वो ये आता है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल, यानी कि उनको हम लोग तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ना वो केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ना तो वो क्रिएट होंगे और ना ही वो क्या होते हैं आपके डिस्ट्रॉय। तो दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है कि एटम्स क्या होते हैं आपके, इनडिविजुअल पार्टिकल। इनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। इसका मतलब कि कोई भी आपके पास गिवन एलिमेंट है, सपोज दैट कार्बन। इस गिवन एलिमेंट का जो एटम होगा, कार्बन का जो एटम होगा, उसका मास और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा क्या रहेगा, सेम। इज दैट क्लियर? इसी बेस पे फोर्थ पॉइंट को हम लोग क्या समझते हैं, थर्ड पॉइंट में आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज गिवन एलिमेंट की। और अगर हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम का जो मास होगा और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो एक दूसरे से क्या होगी, अलग अलग। इज दैट क्लियर? यानी कि वो क्या होते हैं आपके, नॉन आइडेंटिकल। तो फोर्थ पॉइंट है, नॉन आइडेंटिकल होते हैं कौन, डिफरेंट एलिमेंट के एटम। इज दैट क्लियर? तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो फिफ्थ पॉइंट ये था कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि एटम जो होंगे वो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंबाइंड होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का। इज दैट क्लियर? और लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, कि कोई भी गिवन कंपाउंड है हमारे पास, उस कंपाउंड में
जो एटम्स का नंबर होगा और एटम का जो काइंड होगा, यानी कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, वो क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट यानी कि सेम रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी का क्या है, मेन पोस्टुलेट। पहला पॉइंट क्या, जो बेसिक कंसेप्ट था कि मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स। इज दैट क्लियर? एटोमियो टर्म का यूज किया, एटोमियो का मीनिंग होता है इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? फिर इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जिसमें पहला पोस्टुलेट था कि एटम्स जो मैटर होते हैं वो टिनी पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एटम्स। दूसरा, एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि ना तो इनको हम क्रिएट कर सकते हैं ना इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। जो तीसरा पॉइंट, गिवन एलिमेंट जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। और डिफरेंट एलिमेंट अगर हम बात करेंगे, चाहे कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे, तो उनका मास भी डिफरेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट उसने कहा कि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होगा, जब एटम्स स्मॉल होल नंबर के रेशियो में आपस में कंबाइंड होंगे। और लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर्स और काइंड ऑफ एटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? अब इसी सीरीज में हम लोगों ने बात किया एटॉमिक थ्योरी की, और एटॉमिक थ्योरी के बाद यहाँ पे एक हमारे पास वर्ड आया एटम्स। तो अब हम लोग एटम्स के बारे में जान लेते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। इज दैट क्लियर? तो एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं मैटर। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। जो एटम्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जैसे कि घरों को बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए होती है, आपका रेत चाहिए होता है या डस्ट चाहिए होता है, इसी प्रकार से मैटर को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, एटम्स। यानी कि एटम्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इज दैट क्लियर? एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो कहां पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? और तीसरा अगर हम इसके बारे में बात करें तो एटम्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि इनको हाई रिजोल्यूटिंग जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनसे भी देखना बहुत टफ हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये एटम्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए या क्लास टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आप सभी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक होने वाले हैं, और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, आप सभी लोगों को पता है एटम्स का कि इस वर्ल्ड को अगर हम देखें तो एटम के मास को हम लोग क्या कहेंगे, जनरली एटॉमिक मास। यानी कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम का जो मास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? 1961 में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया, जो एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट को एक्सेप्ट किया गया किसी भी कंपाउंड के एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। इज दैट क्लियर? और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एटॉमिक मास यूनिट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 के जो कार्बन 12 का जो एटम का जो मास है उसके 1/12 को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास।
यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1 AMU और U 1 एटॉमिक मास यूनिट, और जो यूनिट यूनिफाइड मास जिसको हम लोग बोलते हैं, U को बोलते हैं यूनिफाइड मास, इज इक्वल टू होता है 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ वन AMU और U इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। 1 AMU और U इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एटम का जितना मास इंटू 1/12। तो अगर हम इसको देखें तो 1 AMU और U इक्वल टू जो हमारे पास आता है वैल्यू वो है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी के इक्वल टू। इज दैट क्लियर? अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का जितना मास होगा, और 1 एटॉमिक मास क्या होता है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब जैसे हाइड्रोजन का मास होता है आपका 1, कार्बन का 12, आपके पास सोडियम का 23, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5। तो ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम के क्या है एटॉमिक मास। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अभी आपने एटॉमिक मास पढ़ा, अगर उन एटम्स के एटॉमिक मास को हम सम कर दें तो सम करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन एटम्स के एटॉमिक मास का सम क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मास का जो सम होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें वाटर की, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इस वाटर का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1 इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो इसको अगर हम सम करेंगे 2 + 16 यानी कि 18U। तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 18U। तो 18U कैसे आया? आपने क्या किया H2O में प्रेजेंट हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास को आपस में क्या कर दिया सम कर दिया। तो जो वैल्यू आएंगी उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसी के बेस पे, उस टॉपिक का नाम है फॉर्मूला यूनिट मास। उसका नाम क्या है फॉर्मूला यूनिट मास। और वो फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो सिमिलरली होता है फॉर्मूला यूनिट मास, वो सिमिलरली होता है मॉलिक्यूलर मास के,
लेकिन जनरली फॉर्मूला यूनिट मास को हम लोग कंसिडर करते हैं सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस। किसी कंपाउंड और मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो आयंस होंगे उनके आयंस और एटम्स जो होंगे उनके एटॉमिक मास का सम क्या कहलाता है? फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड होता है NaCl, निकालने का तरीका बिल्कुल वही। Na का मास 23, क्लोरीन का होता है 35.5 और इनका अगर हम सम करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास? 58.5 U। इज दैट क्लियर? तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस और एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड द फॉर्मूला यूनिट मास। और निकालने का तरीका बिल्कुल किसकी तरह है? मॉलिक्यूलर मास की। अब हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को, कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लास 9th में भी आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आपने ये पढ़ा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स है, उनके बराबर होता है। इज दैट क्लियर? यानी कि एक ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles, 6.022 10 to the power 23 particles, पार्टिकल्स चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे आयंस ऑफ अ सब्सटेंस इन दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में जो 6.022 इन 10 to the power 23 पार्टिकल्स का जो ग्रुप्स होगा उसको हम उस सब्सटेंस का 1 मोल कहेंगे। ठीक है, ये अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके बराबर होगा, तो अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ एटम की, तो 1 मोल ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। इज दैट क्लियर? अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल के 1 मोल की बात करें, तो 1 मोल ऑफ molecule is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecule। Is that clear? जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आप मार्केट में जाओ और आपको बनाना लेना, तो आप क्या बोलते हैं? 1 डजन, यानी कि 1 दर्जन बनाना दे दो तो आपको 12 देता है ना। तो ऐसे आपके पास अगर हम बात करेंगे कि 1 मोल ऑफ एटम कितने नंबर्स के बराबर होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। Is that clear? अब एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं इसका, कि इसको हम और किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन 16U, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 16U ऑक्सीजन में केवल कितना एटम होता है? ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, क्योंकि 1 एटम का एटॉमिक मास है 16U। अगर हम लोग 16 ग्राम में देखें, 16 ग्राम ऑक्सीजन में इसका क्या होगा? ग्राम में इसका क्या हो जाएगा? 1 मोल। इज दैट क्लियर? और ये 1 मोल यानी किसके कितने के इक्वल टू होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होगा उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 6.022 into 10 to the power 23 के बराबर होगा। और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na के थ्रू और इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। अब जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है उस लास्ट पॉइंट का नाम है मोलर मास। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलर मास। और मोलर मास बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के बराबर ही होता है। द सम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को अगर हम ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज इक्वल टू मोलर मास। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की बात करते हैं तो वाटर का फॉर्मूला H2O 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 1, तो ये कितना होगा? 16 और 2 18 ग्राम।
18 ग्राम पर मोल, यानी कि इस सब्सटेंस के 1 मोल का मास अगर ग्राम में आएगा तो उसको हम बोलते हैं मोलर मास। सिमिलरली अगर NaCl की बात करें तो NaCl का होता है 58.5 ग्राम। तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट हम एक ही वे में करते हैं, लेकिन मोलर मास को अगर हम कंसीडर करेंगे तो किस में कंसीडर करेंगे? ग्राम्स में। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाते हैं, एटम्स के बारे में जान पाते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया मोल कंसेप्ट, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स या जो एवोगाड्रो नंबर है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर्मूला यूनिट मास और मोलर मास को। इज दैट क्लियर? थैंक यू।